नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज हम चर्चा करेंगे पैसा होने के बाद भी राक्षस बनते उन लोगों के बारे में जो पैसा कमाने के चक्कर में इंसानियत, मानवता सब भूल जाते हैं। मैं स्पष्ट बात करने जा रहा हूं। मैं एक बात कर रहा हूं राज कुंद्रा नामक शैतान की। इसके पास 2400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसकी पत्नी शिल्पा शेट्टी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हीरोइन है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन यह राक्षस जिस तरह से पॉर्न वीडियोस, पॉर्न फिल्म बनाने का काम किया है, इसको तो सरे चौराहे पर अगर कोई कच्ची फांसी लगा दे तो भी पाप नहीं लगेगा। कोई मतलब कानून फांसी लगाए, यहाँ गुंडा राज नहीं, हिंदुस्तान है ये, यहाँ कानून का राज चलता है। लेकिन अविलंब इसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, जिससे कोई और नराधम, कोई और शैतान, कोई और पापी इस तरह का साहस न दिखा सके। राज कुंद्रा के बारे में यह है कि वो मुंबई पुलिस इतना तेजी से एक्टिव क्यों हुई, ये भी एक शोध का विषय है, क्योंकि इस पापी का काम आज से नहीं चल रहा, वर्षों से चल रहा है। और ऐसा नहीं है पुलिस को पता नहीं होगा। बड़े पैमाने पर लड़कियां जो फिल्म में काम पाने के लिए मुंबई आती हैं, देश के कोने कोने से आती हैं, उनके साथ इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का सेक्स रैकेट यह कमीना और इसी पूरी कमीनी कंपनी करती रही है। बड़ी शिकायतें स्थानीय पुलिस में डीसीपी को, सीपी को दी गई हैं। लड़कियां जब प्रताड़ित हुई हैं, कुछ अलग अलग कारणों से कुछ लड़कियों ने समझौता कर लिया और कुछ नहीं कर पाई, तो वो शिकायतें की, लेकिन उन्हें न्याय मिलने के बजाय उल्टा जो उस समय के संबंधित पुलिस अधिकारी थे वो उन्हें दबाने का काम किए। क्योंकि राजकुंदा या उस पूरी गैंग में जितनी बड़ी गिरोह थी, उन सब में प्रभावशाली लोग थे, उनके संबंध ऊपर तक थे। ऊपर से तात्पर्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से नहीं है। ऊपर मतलब अधिकारियों से ऊपर या मंत्रालय में कुछ एक आध दो लोगों से रहा होगा, लेकिन वो दबाव बनाने के लिए उनके लिए पर्याप्त था। राज कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो हिरासत में है। पुलिस उसका बराबर अवगत कर रही है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले उसको अपने कार्यालय बुलाया, भायखला स्थित क्राइम कार्यालय बुलाया, पूछताछ किया और उसको अंदर ले लिया। राज कुंद्रा के खिलाफ प्रमाण जनवरी महीने से हैं, वैसे बहुत पहले से हैं, लेकिन पुलिस एक्टिव जनवरी महीने से हुई, जब एक अच्छी दक्षिण की अच्छी हीरोइन ने एफआईआर किया। एफआईआर नहीं कहेंगे, एक शिकायत पत्र दिया। शिकायत पत्र पर उसे दबाव पुलिस पर बना, पुलिस पर दबाव बाहर से भी आया। पुलिस ने जांच शुरू किया तो मालूम पड़ा कि इसमें तो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, मछलियां नहीं मगरमच्छ हैं। तो मगरमच्छों के चक्कर में पुलिस थोड़ा गोश में जरूर रही, लेकिन जांच करती रही। जांच बंद नहीं हुई। कुछ गिरफ्तारियां हुई जिनसे भी लिंक मिला राज कुंद्रा का। कुछ बताते तो ये भी हैं कि एक बड़े स्तर का एक राजनीतिक परिवार का एक व्यक्ति भी, एक युवक भी इस रैकेट में इन्वॉल्व रहा है। कौन है यह जानकारी पुलिस ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन नाम उछाला जा रहा है फिर से एक बड़े राजघराने का। एक बड़े राजघराना मतलब राजनीतिक घराने से है, एक बड़े राजनीतिक घराने का युवक इसमें इन्वॉल्व है। राज कुंद्रा उसके बल पर भी धमकाने का काम करता था, पुलिस को प्रभावित करने का काम करता था, उन लड़कियों पर मानसिक दबाव डालता था जिनके साथ सेक्स रैकेट चलाता था। मुंबई में फिल्म जगत में अपना करियर बनाने के लिए आने वाली मासूम बच्चियां देश के कोने कोने से आती थीं। उन्हें फिल्म में तो तुरंत बुलंदी मिलती नहीं थी, लेकिन ऐसे कुछ नराधम उनको मिल जाते थे जो उन्हें हीरोइन बनाने की लालच दे करके इस इतने काले धंधे में डाल देते थे कि जिनसे बाहर निकलना उनको मुश्किल होता था। एक बार इस काले धंधे में कोई चला जाए तो वापस लौटेगा या वापस सामान्य जिंदगी जिएगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई उसे शादी नहीं करेगा, कोई उसका अपना जीवन फिर चल नहीं पाएगा। तो लिहाजा उसी व्यवसाय में रह करके विभिन्न बीमारियों के चक्कर में वो उनकी दुनिया समाप्त जाती है, वो मर जाती हैं। ये ऐसे बहुत सारी ऐसी मॉडल हीरोइन बनने आई लड़कियां आज इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे ही राक्षस, ऐसे ही नराधम, ऐसे म्लेच्छ उनके पीछे लगे और उनकी जिंदगी खत्म कर दी। अब वो गाँव से चली थी हीरोइन बनने, माँ बाप की सेवा करने, भाई बहन की शादियों में हाथ बटाने, लेकिन अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। लौट के गांव नहीं गई, उनकी लाश भी नहीं पहुंची होगी, सूचनाएं गई होंगी ऐसे राक्षसों के चक्कर में पड़ करके। अब जो है एक जानकारी और, चूंकि ये जो रैकेट चल रहा है सेक्स रैकेट, इसका जो धंधा है वो केवल भारत तक सीमित नहीं था। ब्रिटेन से जुड़ा मामला है, विदेशी कंपनियों से जुड़ा मामला है। इससे जब एनआईए मुंबई में जांच करने आई और सीबीआई और ईडी और नारकोटिक्स विभाग मुंबई में जांच कर रही कुछ आपराधिक गतिविधियों के चलते
हुई आत्महत्याओं की जांच कर रही थी, तो उसी दौरान उनको खबर लगी कि और भी रैकेट मुंबई में चल रहे हैं जिनमें और भी लड़कियां आत्महत्या की होंगी अथवा आत्महत्या के करीब पहुंच चुकी होंगी, जिन्हें कोई संबल मिला, शायद वो बच गई या मर गई, उनको पता ही नहीं लगा। नारकोटिक्स विभाग, ईडी, सीबीआई, इनकी जांच बहुत पहले से चल रही है। आपको याद है बिहार के एक लड़का सुसाइड कर लिया था, उसमें दो, एक मॉडल और एक और आत्महत्या का मामला बाहर आया था। उसको दबाने के लिए बड़ी कोशिशें हुई। खैर वो पुराना मुद्दा है, उस पर चर्चा नहीं करना है। उसकी जांच अलग अलग स्तर पर सीबीआई, ईडी, एनआईए, नारकोटिक्स अपने अपने स्तर पर कर रहा है, क्योंकि मामला केवल देश तक सीमित था ऐसा नहीं है। जब देखा गया कि उस जांच में लिंक राज कुंद्रा तक भी जा रहा है। मुंबई में जनवरी महीने में एफआईआर हुआ था। जनवरी महीने से पुलिस पास जानकारी थी। पुलिस को जब भनक लग गई कि राज कुंद्रा भी सीबीआई अथवा ईडी अथवा नारकोटिक्स के चक्कर में अरेस्ट हो सकता है, और तब तो बहुत सारे मामले जिसे मुंबई पुलिस उजागर नहीं करना चाहती वो भी उजागर हो जाएंगे। इसलिए पुलिस बड़ी तेजी से सक्रिय हुई और उसे 19 जुलाई गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सक्रियता और उनके साहस की दाद दी जानी चाहिए, क्योंकि उस राज कुंद्रा जैसे बड़ी हस्ती पर उसने हाथ डाला है, तो साहस के पात्र है पुलिस वाले जिन्होंने साहस किया। अब कुछ थोड़ी जानकारी दे दें। 19 जुलाई को इसे बुलाया गया शाम को भायखला ऑफिस में, क्राइम ब्रांच में। रात 9 बजे आया, इन्वेस्टिगेट किया गया, 11 बजे अरेस्ट कर लिया गया। 4 बजे मेडिकल के लिए भायखला भेजा गया, जेजे अस्पताल भेजा गया। फिर उसे मुंबई पुलिस ऑफिस, क्राइम ब्रांच ने मुंबई कमिश्नर का ऑफिस बुलाया और बाकायदे फिर जो पूछताछ तरीका होता है, सेवा सुसुर्रा जो होता है वो किया, जिसमें ये पक्का हो गया कि ये इसमें इन्वॉल्व है। इसमें एक और बात सामने आई है कि लड़कियों से ये लोग एक एग्रीमेंट साइन कराते थे उन लड़कियों से कि वो अपनी मर्जी से जो कुछ करने जा रही हैं, अपनी मर्जी से करने जा रही हैं, उनको इन कंपनियों कोई दबाव नहीं है। एक बात याद होगा, 2019 में ही पूनम पांडे ने एक इसी राज कुंद्रा पर शिकायत दर्ज कराई थी। पूनम पांडे किसी फिल्म में, पता नहीं ऐसी न्यूड फिल्म में काम करने के लिए उन्हें एग्री किया गया था या और कुछ फिल्म थी, लेकिन राज कुंद्रा उस फिल्म में उस प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे। तो जब पूनम तैयार नहीं हुई, पूनम की शर्त प्रोडक्शन हाउस ने मंजूर नहीं किया अथवा प्रोडक्शन हाउस की शर्त को पूनम पांडे मंजूर नहीं कर रही थी, तो पुलिस तक मामला पहुंच गया। वो मामला एक तरह से दबाने जैसी दब गया उस समय, क्योंकि पूनम पांडे की अपनी छवि बड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मामला दब भी गया। पूनम पांडे का हुआ यह था कि जब उन्होंने इस प्रोडक्शन कंपनी में काम करने से इनकार कर दिया, तो उसका पर्सनल फोन नंबर इस कंपनी ने वायरल कर दिया और उसको उस गंदी तस्वीर को वायरल कर दिया। इसके बाद उसको देश से नहीं विदेशों से फोन आने लगे, जिसमें वायरल करते समय एक लाइन लिखी गई थी इंग्लिश में, मुझे कॉल करो मैं स्ट्रिप करूंगी। फिर फोन आने लगे। अंत में वो डर के वो अपना, और यहाँ तक धमकी दी गई, तुम्हारा घर का पता मालूम है, घर में घुस के आ जाएंगे, आज बहुत अच्छा बुरा कर देंगे। फिर पूनम को डर के जीना पड़ा, भाग भाग के रहना पड़ा। उसमें पूनम ने अपने शिकायत पत्र में कुंद्रा का नाम डाला था और उसको आर्म्स प्राइम मीडिया कंपनी का नाम डाला था। इस मीडिया कंपनी का ये डायरेक्टर है, कुल 10 डायरेक्टर हैं। इसके अलावा एक बियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड नामक कंपनी है जिसका डायरेक्टर यही है, ये कुंद्रा भी है, इनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी भी हैं। उसमें एक उमेश कामत नाम का भी डायरेक्टर है। जब उमेश कामत को फरवरी में महीने में गिरफ्तार किया गया, इसी सेक्स रैकेट के चक्कर में गिरफ्तार किया गया, तब उसका इस कंपनी ने अपनी चमड़ी बचाने के लिए, अपने को संभालने के लिए उसको डायरेक्टर पद से इस्तीफा ले लिया गया। अब उमेश कामत कौन है उस बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। उमेश कामत केनरिन प्रोडक्शन हाउस नामक एक ब्रिटेन की कंपनी है, उसका इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। यह कंपनी पॉर्न वीडियोस अपलोड करने का काम करती है। देखिए, भारत में वीडियो बनाते हैं, ब्रिटेन में, अमेरिका में भेजते हैं, वहां से अपलोड होता है और भारत में देखा जाता है, पूरे विश्व में देखा जाता है। ये इस कंपनी का रैकेट है। तो जब इसे लगा, राज कुंद्रा भाग गया होता, विदेश चला गया होता, जब इसे लगा गिरफ्तार होगा तो बचने का उसने पूरा प्रयास किया, लेकिन चूंकि एनआईए भी किसी न किसी रूप में पीछे है, तो मुंबई पुलिस तत्काल एक्टिव हुई और उठा लिया, वरना एक आध रात और बीतता तो ये विदेश में, ब्रिटेन में कहीं और मिलता, फिर जितनी मशक्कत करनी पड़ती हासिल होता पुलिस के हाथ की नहीं, पता नहीं, लेकिन तब संकट बढ़ जाता था।
इसका तर्क क्या है? इस नराधम का तर्क है कि इसने अपनी कंपनी को, जिस कंपनी के ऊपर वियान इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसका नाम आ रहा है कि वो अपलोड करने का काम या विदेश में फॉर्न सीडी वीडियो भेजने का काम कर रही है या वहां से अपलोड करती है, उस कंपनी के बारे में इसका कहना है कि इसने $25,000 में वो कंपनी प्रदीप बख्शी नामक एक व्यक्ति को बेच दिया। प्रदीप बख्शी का बयान उल्टा है। अगर बेच दिया, उस कंपनी को संबंध नहीं है, तो यच अकाउंट नामक व्हाट्सएप ग्रुप में उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के प्रमोशन, उसकी आय, उसका खर्च, किसी स्ट्रगलर लड़की को वेतन देने का, पेमेंट करने की बात, फिर ये राजकुंद्रा क्यों कर रहा है? अगर संबंध कुछ भी नहीं है तो ये इसमें इन्वॉल्व क्यों है? इतना डे बाई डे के उसमें चैट में इन्वॉल्व क्यों है? मतलब इन्वॉल्व है, फिक्स है। ये खाली अपने प्रभाव का उपयोग करके बचने के लिए रास्ता निकाला, लेकिन बच नहीं पाया क्योंकि दिल्ली की एजेंसियां भी इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच एकदम स्ट्रिक्टली जांच कर रही है। अब एक बात और, अपने को बचाने के लिए ये शैतान कैसा एग्रीमेंट साइन कराते हैं लड़कियों से कि जिससे कल कोर्ट में मामला जाए तो बच जाए। वो बाकायदे लिखवा के लेते हैं, एक फॉर्म होता है, फॉर्म में सब ब्लैंक रहता है, लड़की साइन ले ली जाएगी, जिसमें वो लड़की कहती है कि मैं अपनी मर्जी से बोल्ड सीन, न्यूड सीन या जो भी सीन है जो हम आपसे कहें ये उचित नहीं है, आदि कर्म कुकर्म हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। और यदि इसे OTT प्लेटफॉर्म या किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी वेब सीरीज पर इसे बेचा जाता है, यूज किया जाता है सीन का, तो मैं फिर अलग से क्लेम नहीं करूंगी। ऐसा हस्ताक्षर ये नराधम लोग करा लेते हैं। ये कानूनी भाषा हो गई, लेकिन पब्लिक की भाषा, अगर जिस तरह से आज इनके कुकृत्य बाहर आ रहे हैं, अगर ये जनता में फिर चले जाएं, जनता इन्हें देख ले, पहचान ले, तो इनके निजी बॉडीगार्ड दूर रहेंगे, इनका राम नाम सत्य जनता कर देगी। क्योंकि आखिर लड़कियां तो भारत की हैं, लड़कियां तो महाराष्ट्र की, गुजरात की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, तमिलनाडु की, केरल की, नेपाल की, या यहीं की लड़कियां हैं ना। वो किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बहू है ना, जिनको फंसा के जो हीरोइन बनने आई उनको बर्बाद कर दिए। तो जनता के मन में जिस तरह से आक्रोश दिख रहा है, अगर ये फिर पब्लिक के बीच में चले गए तो राम जाने इनका राम नाम सत्य होगा कि ये फिर लौट घर जाएंगे, क्योंकि इस तरह से गुस्सा दिख रहा है। और ऐसे नराधम को तो सरकार को तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट के हवाले करके इन मुद्दों को, इन्हें सीधा रिजल्ट तक पहुंचा देना चाहिए। फिर किसी लड़की के चरित्र हनन हो इन पापियों के चक्कर में, वो ऐसा करने लायक वो रहने नहीं चाहिए। क्या सजा देनी है तो न्यायपालिका का काम है, लेकिन यह सच है इस तरह का रैकेट मुंबई में बड़े पैमाने पर चलता है। मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं, बहुत सारी लड़कियां, फिल्म क्षेत्र की लड़कियां हमारे रिपोर्टर से, हमारे फिल्मी रिपोर्टर से संपर्क में रही हैं। कभी कभी हमसे भी मुलाकात हुई है। जिस तरह का रोना वो रोती हैं, जिस तरह से दबे शब्दों में छिपा कर जिस तरह से बताई हैं, उससे क्लियर है कि ये राजकुंद्रा जैसा राक्षस काम कर रहा है। ऐसे असंख्य राक्षस फिल्में हैं। आज सारे प्रोडक्शन हाउस कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऐसे कुकृत्य करते रहते हैं, लड़की को शोषण करते रहते हैं। केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को कि वो अपने स्तर पर भी न्याय दें, क्योंकि इस समय सबसे अधिक न्याय उनके ही द्वारा दिए जा रहे न्याय की जरूरत है। जिस तरह से मन सैनिक न्याय करते थे, आज के 20 साल पहले जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिव सैनिक अपने स्तर पर न्याय करते थे, आज भी उसी तरह के न्याय की आवश्यकता है। एक दहशत होनी चाहिए राक्षसों में कि अगर गलत करेंगे तो उनको पुलिस के अलावा भी न्यायपालिका, जो स्वघोषित न्यायपालिका है, वहां न्याय मिलेगा। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि ठाणे में स्वर्गीय आनंद दिघे जब तक सशरीर थे, वहां सचमुच न्याय मिलता था। ऐसे मामलों के बारे में अगर उन तक शिकायत पहुंचती थी तो आप अनुमान लगा लीजिए कि वो अपराधी दोबारा अपराध नहीं करता था। बाकी जो अर्थ लगाना लगाइए, लेकिन वो अपराध दोबारा नहीं करता था। चाहे बिल्डर हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति, अगर अपराध किया है, कोर्ट से छूट गया है, पुलिस से बच गया है, तो आनंद दिघे जी के दरबार में पीड़िता को न्याय मिलता था। अब आप समझ लिए कैसा न्याय रहा होगा, लेकिन वो अपराधी दोबारा अपराध नहीं करता था। तो शायद आज मुंबई में एक दल है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो अभी भी इस तरह के न्याय में विश्वास रखता है। मैं कहता हूं कि उन्हें आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे नराधमों को न्याय देने के लिए, ऐसी पीड़िताओं को न्याय मिले, उन्हें संतुष्टि मिले, ऐसा कुछ कदम उठाना ही चाहिए। आवश्यकता है। गया सब भाड़ में। बच्चियों को साथ, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। नराधम जेल में है, बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। इसकी फिल्में, इसकी पत्नी की फिल्में
का बहिष्कार किया जाना चाहिए। कोई आवश्यकता नहीं है। फिल्म नहीं देखेंगे तो लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। धन्यवाद।